आज अपन बात करेंगे सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सहलगनता को प्रभावित करते हैं या जीनों के आपस में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है जीन्स के बीच की दूरी। जीन के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी सहलगनता उतनी ही कम होगी, और एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जितने पास पास स्थित होंगे उनमें सहलगनता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला कारक है जीन्स के बीच की दूरी। सहलगनता समानुपाती जीन्स के बीच की दूरी, यानी सहलगनता का सीधा संबंध जीन के बीच की दूरी पर होता है। जीन के बीच की दूरी जितनी कम होगी सहलगनता उतनी ही ज़्यादा होगी, अर्थात जीन के आपस में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। दूसरा कारक है तापमान। तापमान में वृद्धि से सहलगनता में कमी आती है, क्योंकि जीन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति है, उसमें जीनों के साथ साथ रहने की क्षमता है जो कम हो जाती है तापमान के कारण। नेक्स्ट है एज या आयु। आयु बढ़ते हैं तो सहलगनता की क्षमता भी बढ़ती है। आयु बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण सहलगनता की दर है जो बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सहलगनता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है एक्स रेज। विकिरणों के द्वारा सहलगनता की क्षमता में कमी आती है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और जब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है तो जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। तो ये सहलगनता को प्रभावित करने वाले 4-5 कारक थे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं कि सहलगनता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो आपको ये 4 या 5 कारक हैं ये लिखने। अब अपन बात करते हैं सहलगनता का महत्व कि जीनों के साथ साथ रहने का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व है कि नए जीन संयोगों के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। जब जीन साथ साथ रहेंगे तो जो जनक संतति में या जनक में जो लक्षण थे वही संतति में लक्षण दिखाई देंगे, उसमें परिवर्तन की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी विभिन्नता कम हो जाती है। विभिन्नता की संभावना भी कम हो जाती है जब जीन आपस में साथ साथ रह रहे हैं, नया कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, तो सब विभिन्नता है जो अपने आप ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है सहलगनता के कारण जंतु में सभी वांछित लक्षणों को एक ही जंतु में लाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जीन है जो साथ साथ रहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, तो उसके कारण सभी लक्षणों को संतति में नहीं लाया जा सकता। अब अपन सहलगनता के महत्व से हटकर कुछ सामान्य थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला पर आनुवंशिक अनुवाद किया और एक ही घटना के 2 पहलुओं के बारे में चर्चा की, जिसमें से एक पहलू को युग्मन नाम दिया और दूसरे को प्रतिकर्षण नाम दिया। युग्मन का मतलब होता है कि जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं। तो इसमें अभी युग्मन और प्रतिकर्षण के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि युग्मन की दशा में 2 प्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वो चाहे कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो, तथा प्रतिकर्षण की घटना में या प्रतिकर्षण की दशा में एक प्रभावी व एक अप्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जैसे संकर संतति थी अपने मटर के पौधे में अपने देखा था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था। तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है जिसमें गुणसूत्र तो एक ही है, यानी ये लंबा कारक है, लेकिन इसमें प्रभावी और अप्रभावी जीन है जो दोनों एक ही गुणसूत्र पर स्थित है। और कैपिटल टी देखे उसके अंतर्गत क्या कि दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी है जो एक ही गुणसूत्र पर पाए गए थे। तो ये युग्मन और प्रतिकर्षण परिकल्पना थी। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में वंशागति के समय साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को मॉर्गन ने सहलगनता के गुणसूत्रीय सिद्धांत से संबोधित किया। अब अपन देखते हैं कि ये जो सहलगन जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होते हैं, उनका विन्यास किस प्रकार होता है। तो सहलगन जीन का विन्यास
दो प्रकार का होता है। एक है आपके समपक्ष विन्यास और दूसरा है विपक्ष विन्यास। समपक्ष विन्यास में क्या होता है, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक तो कैपिटल ए कैपिटल बी और एक स्मॉल ए स्मॉल बी। जब समपक्ष विन्यास होगा तो एक गुणसूत्र के दोनों लोकस पर, चाहे वो समयुग्मजी प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, एक ही गुणसूत्र के जीन है जो स्थित होते हैं। एक गुणसूत्र पर एक युग्म विकल्पी के जीन स्थित होते हैं, लेकिन विपक्ष विन्यास में एक प्रभावी गुणसूत्र होगा और दूसरा अप्रभावी जीन होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समपक्ष विन्यास के बारे में। जब दो प्रभावी जीन युग्म एक गुणसूत्र पर तथा इनके अप्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर स्थित रहते हैं तो इस प्रकार की जीनी व्यवस्था को समपक्ष विन्यास कहते हैं। और इस प्रकार के विषमयुग्मजी को समपक्ष विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे एक गुणसूत्र है आपका, उसमें दो जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा गुणसूत्र है उसमें भी दो जीन है स्मॉल ए स्मॉल बी, लेकिन एक गुणसूत्र पर दोनों प्रभावी जीन उपस्थित है और दूसरे गुणसूत्र पर दोनों अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो इस प्रकार की जीनी व्यवस्था को समपक्ष जीन विन्यास कहते हैं। दूसरा है आपके विपक्ष जीन विन्यास। जब एक गुणसूत्र पर प्रभावी और दूसरे गुणसूत्र पर अप्रभावी सहलग्न जीन साथ साथ पाए जाते हैं तथा युग्म विकल्पी दूसरे समजात गुणसूत्र पर मिलते हैं तो इस प्रकार के विन्यास को विपक्ष विन्यास कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र पर दो जीन होंगे जिसमें से एक प्रभावी जीन होगा और एक अप्रभावी जीन होगा, और जो इनके युग्म विकल्पी है वो दूसरे गुणसूत्र पर उसी क्रम में स्थित होते हैं। तो ये आपके समपक्ष और विपक्ष विन्यास हो गया। पूर्ण सहलग्नता अपूर्ण सहलग्नता हो गई, और ऑटोसोमल सहलग्नता और लिंग सहलग्नता के बारे में अपन ने चर्चा की। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्पल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण सहलग्नता किस में पाई जाती है। तो नर ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है, अन्य सभी पशु, मनुष्य, पक्षी और ड्रोसोफिला में अपूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। जब सहलग्न जीन या सहलग्न गुणसूत्र लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तो उसे लिंग सहलग्नता कहते हैं, और कायिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तो उसे कायिक सहलग्नता कहते हैं। इसके अलावा सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक और सहलग्नता का महत्व है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके सहलग्नता का चैप्टर है जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे।